हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। और आज हमारा भारत में कृषि और उसकी वर्तमान स्थिति और उसके मुद्दे एवं पहल को लेकर पार्ट 2 में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है वो हम देख चुके थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर में आपको समझने में काफ़ी समस्या होगी, तो कोशिश करें कि आप पहले वो लेक्चर कंप्लीट करें पार्ट ए, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक है और मैं भी पॉसिबल कि आज दूसरे पार्ट के रूप में हम इस टॉपिक को अच्छे से समाप्त कर भी देंगे। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये तय मान के चलिए कि जो आपके 11 मार्क्स है उसको लेकर क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में थोड़ा आपको समझने का ज़्यादा रहेगा, इसलिए सुनने पर आप ज़रूर फोकस करें। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मोस्टली दो चीज़ें। पहले तो कृषि में क्या समस्याएं यानी कि मुद्दे, और दूसरा सुधार के लिए क्या उपाय किए गए यानी कि पहल। मतलब अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है, मुद्दे एवं पहल स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। टॉपिक कठिन नहीं है, थोड़ी सी आपको बेसिक समझ ये रखना होगी कि जब आप कृषि पर जितनी भी समस्याएं उनको समझ ले तो बस स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास समस्या आती तो आप उसका समाधान अपने लेवल पर ज़रूर ढूंढते हैं, वही यहाँ पर भी करना रहेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 बाय चीज़ें अच्छे समझेंगे कि भारत में कृषि की वर्तमान समस्या क्या है। स्थिति हमने अच्छे समझी थी और अब हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि भारत में कृषि में समस्याएं क्या विद्यमान है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रामीण शहरी विभाजन। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर लगभग 72% आबादी रहती है। और भारत में जो गांधी जी ने बात भी कही थी कि जो भारत की आत्मा वो ग्रामीण या गांव में बसती है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो निवासी होता है उसे हमेशा ये फील होता है कि शहर की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बजाय गांव के। हालांकि उसकी सोच वह गांव में आकर निर्भर करती है, और ख़ासकर मैं आज की युवा पीढ़ी की ज़्यादा बात कर रहा हूं बजाय किसी जो पुराने या बुजुर्ग ग्रामीण निवासी। अक्सर है गांव में खेती करने वाले जो किसान होते हैं उसे को लगता है कि शहर में जहां पर रोज़ाना अगर मैं काम करूं तो मुझे 100 रुपये भी पर डे या 150 रुपये पर डे मिल जाएंगे। ये मैंने बहुत मिनिमम बात करी है, वरना 300 से 400 तक भी मिल सकते हैं। तो किसान को लगता है कि अगर यही मजदूरी मैं शहर में करूं तो कम से कम इतना पैसा मैं रोज का कमा पाऊंगा। और वही वह सोचता है कि अगर मैं गांव में हूं जहां पर मैं 4 महीने मेहनत करता हूं, लेकिन अगर इस मेहनत में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो मेरी मेहनत पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर ग्रामीण लोग क्या करते हैं, फिर शहरों की ओर पलायन करते हैं, खेती का वो त्याग करते हैं और इतना कोई इंटरेस्ट रखते नहीं हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि शहरों की प्रगति को देखकर किसानों को ये लगने लगा है कि खेती घाटे का सौदा है, और इससे वे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और ये समस्या बढ़ भी गई है। एक रिपोर्ट आई थी 2014 की, जिसके अनुसार 40% किसान अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर पूरी तरह असंतुष्ट हैं। जबकि अगर ये बात हम करें पूर्वी भारत को लेकर, यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपका ये हिस्सा 60% से अधिक था, और 70% से अधिक किसानों का मानना है कि शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बेहतर है। मतलब ये आंकड़ा अपने आप में थोड़ा रोमांचित भी करता है और थोड़ा चिंताग्रस्त भी करता है कि किसान किसानी कर रहा है, उसमें से मात्र 30% को लगता है कि हाँ ग्रामीण जीवन बेहतर है, अधिकांश 70% को लगता है कि नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप में से बहुत सारे जो लेक्चर देख रहे होंगे, अगर आपको भी मौका मिले शहर या गांव में रहना तो अधिकांश शहर को चुनेंगे, क्योंकि हालांकि शहर में प्रकृति इतनी नहीं होती, लेकिन शहर में निकटतम अस्पताल होता है, जो सारी सुख सुविधाएं वो मिल सकती हैं और पैसा हाथ से हाथ में मिल जाता है। लेकिन खेती किसानी में ऐसा संभव नहीं होता है, इसलिए खेती में क्या होता है, धीरे धीरे लोगों की जो रुझान है वो खेती से कम हो रहा है, और लोग खेती जो कर रहे हैं वो पुश्तैनी रूप में मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये एक वर्तमान सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं चलूँ तो वो है सीमांत कृषकों में वृद्धि। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रति किसान के हाथ में अभी 0.8 हेक्टेयर की ज़मीन आती है। मतलब भारत में जितने किसान हैं उसमें से प्रत्येक के हाथ में कितनी आती है, 1.08 हेक्टेयर, जो कभी 2014 के आसपास कितने हुआ करते थे, 1.16 हेक्टेयर। मतलब इसका आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होने की स्वाभाविक सी बात क्या है, वो है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है, एक अगर किसान है उसके पास 10 बीघा ज़मीन थी, अगर उसके यहाँ पर 3 बेटे होते तो तीनों के हाथ में 3-3 बीघा आती है।
अगर इनके भी फिर 2 बेटे हो जाते तो यहाँ पर 1.5, और धीरे धीरे ये आंकड़ा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि होगी तो सीमांत कृषक बढ़ेंगे। अब सीमांत कृषक बढ़ने समस्या क्या है, तो समस्या ये होती है कि स्वाभाविक सी बात है, मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि अगर किसी किसान के पास में 1 बीघा ज़मीन है मान लेते हैं, और वह उस पूरी 1 बीघा ज़मीन पे क्या बो देता है, सोयाबीन बो देता है, ठीक है, पूरी 1 बीघा बोई। अब यहाँ पर क्या है कि उसका जितना भी भरोसा है पूरा सोयाबीन पे। मान लेते हैं पिछले साल जैसी बारिश हो जाए और सोयाबीन जो है खेत में काट के रख रखी, ज़ोरदार बारिश हो, पूरी सोयाबीन खत्म, मतलब 1 बीघे पे इसने जो मेहनत करी थी वो क्या होगी, पूरी पूरी समाप्त। वहीं अगर किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन होगा तो इतना तो तय है कि वह 10 बीघा में क्या करेगा, पूरे में सोयाबीन तो नहीं बोएगा। मान लेते 5 बीघा में उसने सोयाबीन बोई, किसी में थोड़ा बहुत वह जो है सरसों बो देता है, या किसी और में मक्का बो देता है। तो जो प्राकृतिक आपदा होती है सब पे एक साथ तो नहीं होगी, कटाई का वक्त भी थोड़ा अलग अलग होगा। इसमें से अगर एक आधी फसल भी मान लेते सोयाबीन हो, सरसों हो, कोई भी खराब हो तो उसके पास फिर क्या होती है, कम से कम 2 फसल में एक ऑप्शन बच जाता है। तो जब सीमांत कृषक में वृद्धि होती है तो फिर क्या होते हैं, किसानों के साथ समस्या बढ़ने लग जाती है, और किसान फिर क्या करते हैं, कृषि में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते नहीं है, और फिर उत्पादन क्षमता भी घटने लगती है, किसानों की आय में भी कमी होती है। नेक्स्ट पे हम चलें तो वो है जल के समुचित दोहन का अभाव। जल के समुचित दोहन मतलब हमारे यहाँ पर अधिकांश किसान का जो मतलब सिंचाई का तरीका है वो आज भी एक नॉर्मल सिंचाई होती है, वह या तो फव्वारा सिंचाई से प्रणाली नहीं करते हैं और ना ही स्प्रिंकल यानी कि जो बूंद बूंद प्रणाली होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब कुएं में पानी रहता है रबी की फसल के टाइम शुरुआत में, तब अच्छा खासा पानी वह नॉर्मल सी जो सिंचाई होती है जिसमें पूरे खेत में पानी छोड़ा जाता है, उस पूरे खेत में जब पानी जाता है तो अधिकांशतः क्या होता है कि जल व्यर्थ चला जाता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा समुचित। समुचित का मतलब होता है कि अगर मान लिया खेत का एक हिस्सा है, ठीक है, इसमें पानी मतलब कुछ ही फसलों को चाहिए होता है, लेकिन होता क्या है हम पानी इस पूरे में भेज देते हैं। लेकिन यही इसकी जगह अगर बूंद बूंद प्रणाली हो तो जिसको आवश्यकता है उसी पौधे के पास में पानी जाएगा, पानी क्या होगा, बचेगा, यानी कि व्यवस्थित उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसके बाद में सिंचाई के अपर्याप्त साधन, तो वही वाली बात है, हम में से या आप में से बहुत सारे जो किसान जो होते हैं, अधिकांशतः मध्य प्रदेश की बात करूँ भारत की, उनमें से बहुत कम के पास या तो फव्वारा प्रणाली होगी या जो आपका ड्रिप सिस्टम वाली प्रणाली बहुत कम के पास होगी। अधिकांशतः क्या करते हैं, खुली सिंचाई का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये महंगा भी पड़ता है, वो भी एक समस्या है, लेकिन बात यहाँ पर मुद्दों की आती है तो ये एक समस्या क्रिएट करता है कि सिंचाई के क्या है अपर्याप्त संसाधन है, और फिर उसी में जल ज़्यादातर रबी फसल में शुरुआत में उपयोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो भूमिगत जल उसका अधिक दोहन होता है, फिर अगली सीजन के लिए जल में कमी आ जाती। तो ये भी भारत में किसानों के लिए एक समस्या हो जाती खेती को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो मानसून पर अधिकता। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भारत क्या है, मानसून का जुआ है। अधिकांशतः हमारे यहाँ पर कम से कम मैंने आपको बताया था कि टोटल जो ज़मीन है भारत में 32 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से लगभग है ना 328 मिलियन हेक्टेयर थी, उसमें से सिर्फ 27 मिलियन जो हेक्टेयर है उस पर सिंचाई होती है, उस पर रबी फसल होती है। इसके अलावा इसमें से जो बाकी बचते हैं, थोड़े और निकाल कर जो बचते हैं, वह अधिकांश से किस पर निर्भर है, भारत के मानसून पर। अगर बारिश हुई तो वह खेत में फसल बोएंगे, नहीं हुई तो नहीं बोएंगे। अब इसमें समस्या क्या होती है, आपने मान लेते कि आपको लगा है कि मौसम आ चुका, आपने फसल बो दी, लेकिन उस दिन 2-4 दिन ज़्यादा बारिश हुई, फिर कम से कम 15 दिन का गैप आ गया, आपकी खेत में जो फसल बोई है वह वापस से उसकी उगाई नहीं हो पाई और वापस से आपको नई फसल बोनी पड़ी। या हो सकता है इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए, खेत में पानी भर जाए तो खेत की सारी फसल सड़ जाए। उसके बाद मानसून का कोई फिक्स है नहीं, कब ज़्यादा आ जाए कब कम आ जाए, जैसे कि पिछली बार एमपी में स्थिति गंभीर हो गई थी। तो इसमें क्या होता है फिर किसान पूरा का पूरा मानसून पर निर्भर है, एक तरीके से रिस्की बिजनेस है जिसमें वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें भी क्या होता है फिर उत्पादन कम होता है, आय किसान की कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडी को लेकर। तो किसान को जो सब्सिडी मिल रही है उसका कोई वाजिब परिणाम नहीं आ रहा। सब्सिडी जो है उसके बारे में मैं आपको राष्ट्रीय आय जब पढ़ाया था तब चर्चा कर चुका था कि सब्सिडी क्या होती है, कोई छूट होती है जो सरकार किसी को बढ़ावा देने के लिए देती है। मैंने यूरिया का एग्जाम्पल लिया था कि 900 का यूरिया मात्र 270 में मिलता है, बाकी सरकार अपनी जेब से देती ताकि किसानों का भला हो सके। हालांकि सब्सिडी सिर्फ किसानों को यही नहीं मिलती है, किसानों को जो लोन मिलते हैं वहाँ पर सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा किसान अगर कोई सिंचाई साधन लेने जाए, जैसे कि यही ड्रिप प्रणाली वाला लेने जाए या फव्वारा लेने जाए, तो इसमें भी क्या मिलता है, उनको बाकायदा सब्सिडी मिलती है।
लेकिन स्वाभाविक सी बात है अधिकांश जो किसान हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं और वह जो पुरातन खेती वही करते आते हैं, यानी कि जो आपका सब्सिडी वितरण है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में कमी है। सरकारी की योजनाएं तो हैं लेकिन वह धरातल पर सही से लागू नहीं है। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट पर कि उत्पादन के बाद भंडारण और प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और भारत में खाद्यान्न को लेकर सबसे बड़ी समस्या करता है। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण के तहत समझाता हूँ कि जो WHO है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कटाई उपरांत होने वाले अनाज के नुकसान की मात्रा 12 से 16 मिलियन टन है। कटाई उपज यानी कि फसल खेत में है, खेत से आपके घर तक आने तक ना, जो खेत है उससे अगर घर तक आता है तो लगभग इसी दौरान यहीं पर खेत में बहुत सारी फसल तो यहीं पर नुकसान हो जाता है। हालांकि प्रत्येक किसान के अनुसार वह फसल का जो मात्रा बहुत न्यूनतम लगता है उसे, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो कितना है, 12 से 16 मिलियन टन। दूसरी बात, खाद्य अगर उपलब्ध हो भी जाए, जैसे आपको पता होगा कि MSP पे सरकार ने मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं अच्छे खासे खरीदे, लेकिन होता क्या है कि खरीद तो लेते लेकिन भंडारण की व्यवस्था दिक्कत करती है। तो राज्यों में उपलब्ध भंडारण की क्षमता 75% से भी कम है, और जब भंडारण क्षमता 75% से भी कम हो तो फिर ऐसे खुले में बहुत सी बार गेहूं रख दिया जाता है। जब बारिश होती है तो सारा सारा अनाज सड़ जाता है। और आपको सोचकर थोड़ा जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा और अजीब भी लगेगा कि ये जब जितना अनाज सड़ जाता है इसके रख रखाव में भी फिर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसको नष्ट करने में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब हालांकि यही पैसा पहले लगा दिया जाता तो शायद बेहतर होता। उसके बाद ये भंडारण की मैंने सारी बातें करी है कि भंडारण की समस्या है। उसके बाद प्रसंस्करण होता है किसी को रिसाइकल करना या इसको वापस से कहते हैं प्रोसेसिंग करना। होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आलू से चिप्स बनना या टमाटर का सॉस बनना या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो प्याज है उसका अचार बनना, ये सारे प्रसंस्करण में आते हैं। मतलब होता क्या है कि अगर आप एक आलू को नॉर्मल बेचें और एक आलू का चिप्स बनाकर बेचें, स्वाभाविक सी बात है जो चिप्स है उसका रेट ज़्यादा जाएगा। तो होता क्या है, भारत में अभी फूड प्रोसेस पार्क इतने नहीं लगे हैं। अगर ये अच्छे खासे लग जाए तो हम दुनिया भर में यहाँ से क्या कर सकते हैं, निर्यात अच्छे से कर सकते हैं। एक ये भी समस्या है। उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज, यानी कि यही वाली कि भारत में अक्सर क्या होता है कि किसान अगर किसी अनाज को पैदा करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्याज की बात करूँ, आपको पता होगा कि प्याज के जो दाम होते हैं एक टाइम तो लगभग 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं और एक टाइम ऐसी आती है कि 2 रुपये किलो तक आ जाते हैं। अब इतना डिफरेंस क्यों आता है? तो डिफरेंस ऐसा आता है कि जब 2 रुपये किलो प्याज की स्थिति होती है तब क्या होता है, सभी किसानों के खेत में एक साथ प्याज आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो प्याज होते हैं वह ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। कोल्ड स्टोरेज यानी कि कोई ठंडी जगह नहीं होती किसानों के घर में रखने की, तो फिर उसे बेचना सही समझते हैं चाहे 2 रुपये किलो क्या ना जाए। अब उस दौरान क्या होता है कि अधिकांश तो इसे बेच देते हैं। जो किसान संपन्न परिवार से होते हैं वह इसकी व्यवस्था घर पर कर लेते हैं और फिर स्टोर करके रखते हैं, और बाद में जब मार्केट में इसकी क्या होती है, कमी होती प्याज की, तब वह अपने प्याज निकालते हैं और खूब दामों में बेचते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बड़े किसान है उसको तो बहुत फ़ायदा है, जो छोटे किसान उनके साथ क्या हो जाती, समस्या हो जाती। तो कोल्ड स्टोरेज भी भारत में एक समस्या का कारण है, जिसमें कम दामों पर अपनी चीज़ें किसानों को बेचनी पड़ती हैं। उसके बाद में है उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग। जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी फसल की बात करते हैं उसमें उर्वरक 3 रूप में होता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनका हर एक फसल में अपना अपना रोल होता है। अब हुआ क्या कि भारत में जब हरित क्रांति आई थी तब उर्वरक ने एक अलग सी क्रांति लाई थी जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। लेकिन उर्वरक का इतना ज़्यादा जो उपयोग होने लगा है कि अब जो फसलें हैं उनमें एक तरीके से जहर घुलने लगा है। और होता क्या है कि धीरे धीरे जो आपकी ज़मीन होती है उसकी उर्वरक क्षमता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मान लेते हैं कि आप रोज़ सुबह 5 रोटी खाते हैं और शाम को भी 5 रोटी खाते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कम से कम 3 दिन के लिए उदयपुर घूमने जा रहा हूँ, तो आप सोचते हैं कि ऐसा करता हूँ मैं 3 दिन के लिए यानी कि कम से कम 30 रोटी आज सुबह दबा लेता हूँ, है ना, 3 दिन की इकट्ठी एक साथ दबा लेता हूँ। उसमें क्या होगा कि मुझे फिर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात होती है, पेड़ को भी फिक्स NPK चाहिए होता है। बहुत सारे किसानों को लगता है कि हमने इस साल 1 बोरी हमने जो है यूरिया डाला तो हमारे यहाँ पर 10 क्विंटल हो गया, तो वे सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि अगले साल हम 2 बोरी डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उन्हें लगता है कि 20 क्विंटल होगा, फिर भी 15 भी हो गया
ठीक है, वे खुश हो जाते हैं। अगले साल वे सोचते हैं हम 3 बोरी डालते हैं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे ये अगले साल 16 होगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ की जो वृद्धि दर है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर वाली वृद्धि इतनी नहीं बढ़ेगी और कुछ समय बाद फिर ये उल्टा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन होती हैं उसमें भी NPK प्राकृतिक रूप से सिंचित होता है। जब आप अपने लेवल पर करने जाएंगे तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो भी खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो परंपरागत फसल पद्धति। तो परंपरागत से मतलब ये कि आज हमारे यहाँ पर, और ये सबसे बड़ा इशू है कि तकनीक को बहुत किसान नहीं अपनाना चाहते हैं। हालांकि उसके पीछे लागत भी एक कारण है, लेकिन अधिकांश से किसान नई तकनीक को नहीं अपनाना चाहते हैं। परंपरागत तकनीक से मतलब आप ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से मत समझिएगा कि जो खेत है उसमें हार्वेस्टर हमने लगा दिया है और ट्रैक्टर लगा दिया, तकनीक आ गई। तकनीक से मतलब ये नहीं है। तकनीक से मतलब होता है कि आप जो फसल बो रहे हैं तो आप उसमें ये देखें कि मार्केट में किसकी मांग है। उसके बाद फसल में ये देखा जाए कि मैं जो फसल बो रहा हूँ उसमें भविष्य में क्या संभावना है, किससे कितना लाभ होता है, इस फसल को मार्केट में किस समय बेचूं। इसके अलावा जैसे कि पॉली हाउस का आपने नाम सुना होगा। पॉली हाउस भी एक अच्छी खासी तकनीक है जिसमें किसी भी मौसम में तापमान नियंत्रण करके जो फसलें उगाई जा सकती हैं। तो बिन मौसम में जब फसलें या अगर आप सब्जी उगाएंगे तो उसके दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, खासकर MP में, जैसे बारिश हुई अधिकांश से क्या करते हैं, जाएंगे खेत में और सोयाबीन फूंक देंगे। अब एक समस्या ये होती है कि किसान मेहनत कम करना चाहता है, वह तकनीक के साथ नहीं जानना चाहता है कि नई तकनीक के साथ मार्केट रेट पर और जो मृदा है उसका परीक्षण करके उसे कितनी आवश्यकता है वो देखा जाए। मार्केट सब कुछ देखकर उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसल उगाना नहीं चाहता है और परंपरागत पे ही वो बने हुए हैं। उसके बाद में अगली बात करूँ मैं कृषि में निवेश का अभाव। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कृषि में निवेश नहीं करना चाहेगा। अगर आपसे भी कोई, स्वाभाविक सी बात है, मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ कि आपसे कोई कहे कि एक 10,000 रुपये वाली आपको नौकरी दी जाए और दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाए 10 बीघा ज़मीन, ठीक है, चलिए इसको ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा, 20,000 की एक नौकरी दी जाए और एक 10 बीघा ज़मीन दी जाए और आपसे बोले कि आप कौन सा चूज़ करेंगे, तो आप स्वाभाविक सी बात सोचेंगे 20,000 वाला। तो यहाँ पर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करना चाहता है, उसे लगता है कि वह रिस्की बिजनेस है, वह दूसरी जगह अपना पैसा लगा लेगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर है उसमें निवेश नहीं करता है। क्या आपने कभी सुना कि टाटा, अंबानी, बिरला ने कम से कम 10,000 एकड़ ज़मीन ली और उस पर खेती करना शुरू कर दी? नहीं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि खेती का जो खासकर बड़े लोग हैं या जो उद्योग इंडस्ट्री में जा चुके हैं उन्हें पता है कि खेती में उतना लाभ नहीं होता है जितना बिजनेस में होता है। तो फिर कृषि में कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, भारतीय कंपनी कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक समस्या होती है। फिर इसमें क्या होता है, पिछड़ापन आना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करें तो एक समस्या जो है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, इससे कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं हो पा रहा। एक अभी खबर आई थी, शायद पिछले वर्ष की हो, कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन सब सर्वाधिक आम आयात करता है, वह भारत से आयात करता है। लेकिन होता क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर उर्वरक का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और दुनिया भर में खासकर यूरोपियन कंट्री हैं, वे किसी भी देश से अगर खाद्य पदार्थ मंगवाती है तो उसका चेकिंग वो ज़रूर करती है। जब वह चेकिंग करती है तो पता पड़ता है कि उर्वरक इतना ज़्यादा अधिक है कि जो आम है उस आम के अंदर तक जा चुका है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने भारत से आम का जो आयात वो कैंसिल कर दिया। और जब ब्रिटेन जैसा देश यूरोप में करता है तो यूरोप के अन्य जो देश है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे उत्पाद उन्होंने पहले से ही बैन कर रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं अपनाते हैं और किसान उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैविक खेती की तरह वे उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं और इस कारण से क्या होता है कि गुणवत्ता उनकी घट जाती है। ये भी एक समस्या होती है। उसके बाद मैं बात करूँ पर्याप्त अनुसंधान की कमी, तो चाहे वर्तमान में भारत सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन खासकर अगर आप बात करें इजराइल की, अगर मैं तुलना करूं, इजराइल जो कंट्री है वो बहुत छोटे एरिया में बसा है, लेकिन आज इजराइल के पास ऐसी तकनीक है कि वह दुनिया भर से उस रेगिस्तान में खेती करके वहाँ की मूंगफली, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, निर्यात करता है। अब भारत जैसा देश जिसमें इतनी सारी ज़मीन है, इतने सारे लोग कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान स्पेशल एग्रीकल्चर को लेकर नहीं होता है कि कोई नई तकनीक ला दी जाए जिससे उत्पादन बढ़े, बिल्कुल नहीं होता है। हम इसरो की तरफ मूव तो ज़रूर करते हैं कि इसरो जो है वह दुनिया में चांद पर पानी खोज रहा है, लेकिन भारत में जो किसान है उनकी ज़मीन पे पानी हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। और भारत जो है, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं, पूरा जो भारत है वो R&D
एक सेक्टर होता है ये, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास सेक्टर। इसमें भारत अपना जीडीपी का सिर्फ कितना खर्च करता है, 1%। एक से शायद अभी 2 पे चला गया हो, लेकिन ये आंकड़ा कोई अच्छा नहीं है। इस मामले में इजराइल जैसे देश लगभग 16% तक खर्च करते हैं। तो ये भारत के साथ में एक समस्या है। उसके बाद में एक जो नॉर्मल और एक बेसिक पॉइंट होता है, जिसके बारे में आपसे थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कि गरीबी एवं ऋणग्रस्तता के कारण किसान अपनी उपज होती है उसे कम कीमत पर बिचौलियों को बेचने में बाध्य है। स्वाभाविक सी बात होता है, पुरानी फिल्में भी देखी होगी आपने, और गांव में अक्सर क्या होता है, लाला टाइप के इंसान होते हैं। किसान जो छोटे वर्ग के होते हैं, जो सीमांत होते हैं, जब जो बुआई का टाइम आता है उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं और वह लगभग क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं गाँव में और फिर अपनी फसल वो उगाते हैं। अब उसमें जैसे क्या होती है, फसल उनकी उगकर खड़ी होती है, तो जो लाला सेठ है वह भी उनके घर के आगे आके खड़ा हो जाते हैं। अब लाला सेठ जैसे लोग होते हैं उन पर दबाव बनाते हैं कि फसल अभी बेच दो, बाद में दाम कम हो जाएगा, हम ऐसे में ले रहे हैं, अच्छा दाम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, फिर दबाव में आकर ये किसान अपनी फसल ऐसे लाला टाइप यानी कि जो साहूकार होते हैं उन्हें दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गरीब होता है वह और गरीब बनता जाता है। अगर आपने गोदान पढ़ी होगी या मुंशी प्रेमचंद की अधिकतर कहानियाँ इसी पर बेस्ड होती। तो ये भी क्या होता है कि यहाँ पर कृषि में एक समस्या है, जिसमें कोई कृषि में नहीं आना चाहता और आय बढ़ती नहीं। तो यहाँ तक के जितने भी टॉपिक पढ़े लास्ट स्लाइड पे हमने, ये सारे हमारे क्या रहे, भारत में एग्रीकल्चर को लेकर जो भी समस्या हैं उन समस्याओं पे हमने करी विस्तार से चर्चा। आशा करता हूँ आप इसके नोट्स बाकायदा बना रहे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब ये जो समस्या थी, मुझे नहीं लगता कि आप में से अधिकांश लोग सारी समस्याओं परिचित नहीं होंगे, परिचित तो हैं। बात आती व्यवस्थित लिखने की। अब हम जो आगे आ रहे हैं कृषि पहल में, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सारे जितने भी हमने पढ़े मुद्दे हैं, मुद्दे अक्सर समस्याएं होती हैं और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या की जाती, पहल की जाती है। अब हमें यही देखना है कि कृषि में जो सुधार और पहल हुए वो क्या क्या हुए। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, इसमें आपने जो भी समस्या देखी उन एक एक समस्या को उठाएं और अपने लेवल पर देखें कि क्या क्या किया गया है भारत सरकार ने और इतिहास में क्या हुआ है। यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम पीछे चले, 1950 के जस्ट बाद में या और भी। हालांकि चिंता कोई बात नहीं, जब मैं एक एक पॉइंट निकालूंगा तो फिर आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले हम कृषि में जो सुधार या पहल हुए उसमें वर्तमान स्थिति थोड़ा बाद में जाएंगे। थोड़ा सा हमें देखना होगा कि आज़ादी के बाद कृषि सुधार हेतु कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए, क्योंकि जैसे ही हमारी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उसका अंग्रेजों ने सत्यानाश कर दिया था और वहीं से भारत की स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर में गंभीर है। तो जैसे हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 1947 के आज़ादी होने के बाद में भारत में एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लगभग उस दौरान 80% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर थे और ये सारे लोग जो साहूकार जैसे लोग हैं उनके चंगुल में फंसे हुए थे। तो उस दौरान जैसे ही आज़ादी हुई तो सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये ज़मींदारी प्रथा और भूदान और सर्वोदय आंदोलन समझ में आ जाएगा। पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि गांव के जितने भी किसान ये लगभग हम मान के चले कि जब भारत में कुल मिला के 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में लगभग 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में भारत में ईसाई, महालवाड़ी और रेतवाड़ी जैसी प्रथा आ गई थी। उसमें क्या था कि पूरा जो गांव होता था उस गांव में किसानों के पास जो भी ज़मीन है वह सारी ज़मीन का एक ज़मींदार हुआ करता था, या चाहे ये एक गांव के लिए भी हो सकता है या एक बहुत बड़े जिसमें 10 गांव भी आ सकते हैं और एक गांव भी आ सकता है। होता क्या था कि जो अंग्रेज लोग होते थे वह ऐसे जो उस टाइम काफ़ी अच्छे पैसे वाले या रसूखदार लोग हैं उनको अपॉइंट करते, उनको कहते कि आपको ये 10 गाँव में दे रहा हूँ, इस 10 गाँव में जो भी किसान है इन किसानों के पास में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन पर जो भी टैक्स है वो आपको मुझे लाकर देना है। ठीक है, जितना भी टैक्स है वो क्या करना है, आपको मुझे लाकर देना है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या हो गया कि जितनी भी 10 गांव की ज़मीन ये इन भाई साहब के नाम पर है और ये जो किसान है वो खुद की ज़मीन पर वास्तव में मजदूर बन बैठे हैं और ज़मीन की जितनी भी रजिस्ट्री वो किन के नाम पर है, इनके नाम पर हो चुकी है। हालांकि इसमें क्या होता था, टैक्स अंग्रेजों ने कह दिया इनसे कि आपको मुझे साल भर में 15,000 देने हैं, तो 15,000 आप मुझे दीजिए और बाकी जितना भी आप उगा पाएँ, बाकी चाहे इसके ऊपर 2,000 निकले वो आपके। तो इसमें क्या होता था कि ज़मींदार फिर किसानों से अच्छा खासा टैक्स वसूलते थे।
लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही भारत में आज़ादी मिली, ज़मीन की रजिस्ट्री क्या हुई, सारे इन जैसे लोगों के नाम पर थी। और जब इन जैसे लोगों के नाम पर थी तो इनके पास में कम से कम किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन, और ये जितने भी किसान थे गांव के, ये सारे क्या हो गए, बिना खेत वाले हो गए, इनका तो कुछ आसरा बचा ही नहीं। और इन्होंने क्या किया, सारी ज़मीन अपने नाम पर रख ली। तो उसमें क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले ज़मींदारी प्रथा समाप्त की गई। मतलब ये पूरा टैक्स वाला सिस्टम क्या किया गया, पूरा ख़त्म किया गया 1947 में। और दूसरी जो बात थी वो थी भूदान। भूदान मतलब जैसे विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा। विनोबा भावे जैसे लोगों ने क्या किया, पूरे भारत में घूम घूम कर ऐसे जो रसूखदार लोग थे जिनके पास 1000 एकड़ ज़मीन है, उनसे कहा, बात करी और उनसे ज़मीन लेकर कि आप 100 एकड़ रख लीजिए, कम से कम 900 एकड़ हमें दीजिए, और वे खुद लेकर ज़मीन लेकर किसानों में बांट दिया करते थे। तो इसमें क्या हुआ, फिर ज़मीन को धीरे धीरे समान रूप से वितरित किया जाने लगा। तो ये जस्ट 1947 जो है आज़ादी के बाद में किए गए प्रयास थे। तो इसमें दो आपको ज़रूर याद रखना है, एक तो ज़मींदारी जो प्रथा है उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि जो भूदान आंदोलन है वो शुरू किया गया। आज के इस लेक्चर में मुझे आपको समझाना काफ़ी ज़्यादा रहेगा, डायग्राम कम मिल सकते हैं, डेटा कम मिल सकता है, लेकिन स्क्रीन पर फोकस रखें। और आशा कर रहा हूँ कि मैं आपको जो स्क्रीन पर समझा रहा हूँ वो आप समझ भी पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में, या आप ये मान के चलिए कि 2000 दशक या वर्तमान ही ले लीजिए, अभी जो भारत सरकार है उसने पिछले 10 या 20 सालों के दौरान एग्रीकल्चर में क्या क्या कदम उठाए हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे पहल वाले टॉपिक में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले कृषि के व्यापक विकास के लिए सरकार द्वारा 2007 में क्या लाया गया, राष्ट्रीय कृषक नीति लाई गई। अब मैं आपको एक्चुअल में बता दूं कि इस पॉइंट में ज़्यादातर तो सरकारी पहल या उनकी योजनाएं आएगी। तो 2007 में सरकार क्या लेके आई, राष्ट्रीय कृषक नीति। अब आप कहेंगे कि सर ये नीति क्या है, तो एक्चुअल में इस नीति में क्या था, वही वाला है जैसे कि घोषणा पत्र होते हैं चुनाव के, कि भारत में जो है वह किसानों को उर्वरक अधिक उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी बात, उनकी जो मिट्टी है उसका परीक्षण करवाया जाएगा। उसके बाद जो किसान है उनकी आय क्या है फिक्स कराई जाएगी। चौथा क्या है कि उन्हें सिंचाई का आदन जो है साधन वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतलब होता है क्या, जो नीतियाँ होती हैं, और चाहे तो अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, आपको तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आंसर राइटिंग करें तो यही पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि सरकार राष्ट्रीय कृषक नीति लेकर आई, यानी कि कम से कम सरकार ने कृषकों के लिए कोई तो नीति यहाँ पर बनाई थी। तो इसमें यही कुछ फिक्स फॉर्म होते थे, और इस पर फिर सरकार बजट में अलग अलग पैसा प्रावधान करती थी, और एक बहुत बड़ी नीति थी। आप तक बेसिक समझ लीजिए कि यहाँ पर किसानों के हित के लिए कुछ पॉलिसी सरकार लेकर आई थी। हम बात करें अब दूसरे पॉइंट की, तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि ज़मीन की उर्वरता और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ा दिया जा रहा है। आपने सिक्किम का नाम ज़रूर सुना होगा। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिक्किम में 100% पूरी जैविक खेती हो, लेकिन अधिकांश तो वहाँ के जो लोग हैं वह उर्वरक को नहीं अपना रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भारत में उर्वरक का जो उत्पादन तो हालांकि हम 3rd नंबर पर हैं, और दुनिया भर में उर्वरक के उपयोग में भी हम 3rd नंबर पर हैं। अब इसमें स्थिति क्या हो रही है कि जो पूरी फसल है या फल है उनमें क्या हो रहा है, जहर घुलता जा रहा है। हालांकि हमें इसका प्रभाव बहुत ना के बराबर दिखता है, लेकिन प्रभाव देखना हो आपको तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस किया था वे 2 स्टेट थे, एक तो था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। आज दुनिया में भारत की बात करूँ तो भारत में सर्वाधिक जो उर्वरक का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, पंजाब में। लेकिन पंजाब में स्थिति के हर दूसरे घर में वहाँ पर क्या मिल जाता है, कैंसर का मरीज़ मिल जाता है। तो हुआ क्या कि पंजाब में वहाँ की जो ज़मीन है उसने उर्वरक में इतना जहर घोल रखा है कि वहाँ में हर दूसरे घर में एक कैंसर का पेशेंट मिल जाता है। तो आप ये सोच के देखिए कि जब उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग हो तो फिर कैंसर जैसी संभावना आ जाती है। सरकार इससे ज्ञात भी है, विगत भी है। तो सरकार क्या कर रही है कि इससे क्या हो, जैव विविधता यानी कि पारिस्थितिकी बनी रहे, जीव जंतुओं को भी नुकसान ना हो, और जैविक खेती, क्योंकि अब एक नया टेक निकल कर आना शुरू हो रहा है कि अब जितने प्रोडक्ट जो जैविक होंगे, ठीक है, एक इंग्लिश कीवर्ड है फिलहाल तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट अगर जैविक होंगे, शुद्ध होंगे, चाहे वे कितने भी हों, चाहे वो 100 की बजाय 200 रुपये किलो हो, लेकिन होगा क्या कि आने वाले समय में इसकी मांग बहुत होगी, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ रही है, और लोगों के पास जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है तो लोग अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखते हैं।
एक नॉर्मल सी बात है, गांव का किसान अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना जागरूक नहीं होता है जितना शहर में रहने वाला एक युवा जो जिम ज्वाइन करता है या कहीं पर ग्राउंड में घूमने जाता है, इतना गांव का किसान नहीं होता है। हालांकि उसे आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन वह इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, जबकि शहरी लोग इस मामले में खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी हम बात करें नेक्स्ट, तो फसलों के मुताबिक पोषण और उर्वरक की जानकारी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान कॉल सेंटर जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। तो आपने किसान कॉल सेंटर का जो नाम है तो कब से सुना होगा, जहां पर किसान जो हैं फ़ोन लगाकर अपनी जानकारी, खेत कितना है, क्या बोया जा सकता है, कैसी ज़मीन है, सब जानकारी वो ले सकते हैं। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत अच्छी योजना है जो लगभग 19 फरवरी 2015 को आई थी। ये योजना हालांकि उतनी सफल हो नहीं पाई, लेकिन इस योजना में यह था कि जो भी किसान हैं भारत में, प्रत्येक गांव के किसान से जो है उनके खेत से क्या है मिट्टी ली जाएगी। मिट्टी लेने के बाद उसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। उस परीक्षण के बाद उसमें देखा जाएगा इसमें कितना एन, कितना पी या कितना जो पोषण तत्व वो चाहिए। उसका क्या होगा, फिर एक कार्ड बनेगा पूरा कि इस खेत का जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें इस मिट्टी की स्थिति ऐसी है, इसलिए इसे इस उर्वरक की आवश्यकता है। तो ये भी सरकार ने क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड की जो है पहल करी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व्यापक रूप से क्रियान्वित की जा रही है। तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है वह खासकर जो किसान हैं जो खुली सिंचाई करते हैं उन्हें जो खासकर 2 प्रकार की सिंचाई, एक तो ये वाला बूंद बूंद प्रणाली जिसे ड्रिप कहते हैं, और दूसरा फव्वारा प्रणाली जो स्प्रिंकलर भी कहलाती है। तो खासकर इसमें क्या है कि किसानों को ये वाले जितने भी उपकरण हैं, अब आप देख रहे होंगे कि एक नली है जो पौधों के नीचे जा रही है, उन्हें बूंद बूंद सप्लाई कर रही है, और दूसरा है कि यहाँ फव्वारे से पूरे खेत में पानी जा रहा है। तो इसमें क्या है कि होता क्या है कि कोई भी किसान इन्हें एफोर्ड आसानी से नहीं कर पाता। तो इस योजना के तहत क्या है कि किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी मतलब छूट, जैसे कि मैं मान के चलूँ कि ये पूरा अगर उपकरण है और 2 बीघे का किसी किसान को खरीदना है, अब किसी निजी दुकान से खरीदे इसके बजाय सरकार उपलब्ध करवाएगी। 2 बीघे के उपकरण के लिए अगर 2 लाख रुपए लगते हैं तो इसमें जो सरकार है वो लगभग कितना 50% सब्सिडी दे रही है, यानी कि 2 लाख उपकरण क्या वर्तमान में सिर्फ 1 लाख रुपया दो, बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं वे सब्सिडी तो हैं वर्तमान के लिए, बाद में आप किस्तों के रूप में जमा कराओ जिस पे कोई ब्याज नहीं। यानी कि किसानों को क्या करना, प्रोत्साहित करना, भारी सब्सिडी देना ताकि किसान इनका उपयोग करें, सिंचाई अच्छी से कर सके, पानी की भी बचत हो और भविष्य में जो फसल है वे अच्छे से उपजा सके। तो ये पहल के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट पहल है, इसे भी आपको याद रखना रहेगा। उसके बाद में यूरिया और अन्य खतरनाक रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये नीम कोटेड यूरिया क्या है, तो आपको इमेज में दिखेगा। यूरिया जो होता है जो खासकर नाइट्रोजन देता है पौधों में, तो इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। एक तो जो यूरिया होता है उसका स्मगलिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे इसका ड्रग्स भी प्रयोग कर रहे थे। दूसरा, अगर मैं खेती के तरफ बात करूं तो जो यूरिया है वो शुद्ध रूप से केमिकल होता है, उसमें क्या है कि फिर ज़्यादा जहर घुल रहा था। तो इसमें जो नीम होता है वह नीम इनके ऊपर चढ़ा रखा है, मतलब आप ये दाने देखेंगे तो यूँ तो यूरिया सफ़ेद कलर का दिखता है, लेकिन ये थोड़े से हरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है कि जो नीम होता है वह पूरा लेपित किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात होती है कि इसके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं केमिकल के, वो नीम क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि मैंने जो मुद्दे बताए थे आपको, वही मुद्दे यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, मतलब वही मुद्दे जो है यहाँ पर पहल के रूप में सॉल्व हो रहे हैं। यानी कि उर्वरक खतरनाक हो रहा था तो उर्वरक का हम यहाँ पर प्रयोग करके वह चीज़ निपटा रहे हैं। फसल की मैंने कहा था कि वहाँ पर पुरातन खेती की जा रही है, तो फिर अभी मैंने आपको प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में बताया। मतलब एक चीज़ समझिए कि जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को क्या किया जा रहा है, पहल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जो समस्या होगी उसी का तो हम समाधान करेंगे, वही वाला आपको इस उत्तर में या इस चैप्टर में करना रहेगा। नेक्स्ट में बात करूं, इसके अलावा खाद्यान्नों के भंडारण और उनके प्रसंस्करण से जुड़ी ढांचागत विकास पर भी केंद्रित किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भारत में खाद्यान्न भंडारण और प्रसंस्करण इनमें हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारा जो होता है राज्यों में 75% के पास भी भंडारण की सुविधा नहीं है, और इसके अलावा प्रसंस्करण में जो फूड प्रोसेसिंग पार्क होते हैं
वे भी क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ऑफिशियल साइट से मैं लिस्ट बताता हूँ आपको कि वर्तमान में पूरे भारत में 18 मेगा फूड पार्क हैं, और अगर किसी भी क्षेत्र में फूड पार्क लगते हैं तो उसके लगभग 50 से 100 किलोमीटर एरिया में वहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि फूड पार्क क्या होता है, इसमें एक तो कोल्ड स्टोरेज होता है, दूसरा फूड प्रोसेसिंग होता है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको मध्य प्रदेश का नाम 2 जगह दिखेगा। एक तो अवंती मेगा फूड पार्क देवास में है और इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब इसके आसपास वाले जो किसान हैं, खासकर खरगोन और देवास के, ये किसान अब इस फूड प्रोसेसिंग पार्क में जो आवश्यकता है उत्पाद बनाने के लिए, उसके अनुसार क्या करेंगे, फसल बोएंगे, और इनकी मांग भी अच्छी रहेगी तो इन्हें क्या मिलेंगे, दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सरकार की योजना है कि जो फूड पार्क हैं वे धीरे धीरे भारत में और भी बढ़ाया जाए। हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी ओर भी हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे हम बात करें तो कृषि उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-नैम और एपीएमसी एक्ट लाया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ई-नैम और एपीएमसी एक्ट क्या है, चलिए इन्हें समझ लेते हैं हम। देखिए, एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आज आप भारत में जो भी मंडी सिस्टम देख रहे हैं वो मंडी सिस्टम हमेशा से नहीं था। 1950 के बाद एक एक्ट आया था, और इस एक्ट में हालांकि हर साल सुधार होते रहते हैं, लेकिन इस एक्ट का ये फ़ायदा हुआ कि जो किसान गांव में जो सेठ लोग होते थे उनको कम दामों में बेचता था, तो बीच के क्या हो गए, इससे बिचौलिए ख़त्म हो गए और डायरेक्ट मंडी में वहाँ पर जो स्पष्ट मांग है वह किसान तक सीधे पहुँचने लगी, और एक तरीके से किसानों की पहुँच मंडी के थ्रू किससे होगी, सरकार से भी होने लगी। तो एपीएमसी जो एक्ट लाया गया, इस एक्ट का यही फ़ायदा रहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट का, कि किसानों को क्या होने लगा, अच्छी उपज और सही फ़ायदा मिलने लगा। उसके बाद ई-नैम की मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ई-नैम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या है, ये एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन भारत में एक समस्या है कि किसान इससे रूबरू नहीं होते हैं। इसमें क्या है कि किसानों के पास में, अगर आपके पास में ई-नैम का ऐप डाउनलोड कीजिए आप, पोर्टल भी होता है, उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसमें व्यापारी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और किसान भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब होता है क्या कि किसान मान लेते हैं कि ई-नैम पोर्टल पर डाल देता है कि मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं है, तो इसमें होता है क्या कि उसके निकटतम जो भी व्यापारी होगा, एज ए लोकेशन ट्रेस करके ऑनलाइन बोली लगाकर उन 100 क्विंटल जो गेहूँ हैं उनकी ऑनलाइन बोली लगा देगा, और जो पैसे हैं वो उस किसान के अकाउंट में भिजवा देगा और उसके घर आकर 100 क्विंटल गेहूँ ले जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि परिवहन की लागत बचती है, किसान अपने घर से मंडी तक जाए और मंडी से वापस से गोडाउन तक जाए। इससे बढ़िया क्या है कि डायरेक्ट जो जहाँ पर जाना है वो सीधा किसान तक आ जाएगा। लेकिन वही समस्या है, किसान इससे चित परिचित है नहीं, और ख़ासकर ऑनलाइन मार्केट अभी भारत में इतना सफल नहीं हो पाया है। उसके बाद आगे मैं चलूँ तो कृषि में जोखिम कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी क्रियान्वित हो रही है। फसल बीमा योजना आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें होता है क्या कि अक्सर कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बारिश ज़्यादा आ जाए या सूखा हो जाए, जिसमें किसान जो होता है अपनी फसल जो होती है नहीं अच्छे से लाभ ले पाता है, और फिर किसान की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा भी है कि 4 महीने मेहनत करो और लास्ट में जब जो फसल है वो अगर कटी पड़ी हो खेत में और बारिश गिर जाए तो सब मेहनत खराब। ऐसे में क्या होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना होती है उसमें जैसे कि आप LIC का जो प्रीमियम या बीमा के कुछ प्रीमियम होते हैं जिसमें आपको किस्तें भरनी होती हैं, 100 रुपये महीना या 5,000 रुपये साल जो भी होती हैं। वैसे क्या होता है कि यहाँ पर सरकार ने योजना ला रखी है जिसमें किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि ये भुगतान जो है उस खेत के आधार पर निकलता है कि आपकी 10 बीघा ज़मीन है तो इस 10 बीघा ज़मीन में अनुमानित आपके लिए मान लेते 50,000 की फसल होगी, तो इस 50,000 का एक 2% आंकड़ा निकाल दिया जाता है, और जो भी आता है उतना पैसा आपको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जमा करवा देना होता है। और उसके बाद में अगर आपकी जो फसल है उसकी अगर हालत ख़राब हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तो कम से कम आपको 50,000 रुपये पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो ये योजना काफ़ी अच्छी है। आप 50,000 का अगर 2% भी निकालें तो अमूमन ये निकलता सिर्फ 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का आप बीमा करवाते हैं और स्थिति खराब हो तो आपको कितने मिल जाएंगे, 50,000 रुपये।
अगर और ये भी याद रखें आप प्रीफैक्टर से 2% खरीफ के लिए, रबी के लिए 1.5% है और बागवानी फसल जो आ जाए उसके लिए 5% प्रीमियम शामिल है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी अच्छी है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें, ठीक है, हाँ क्लास हो सकता है लंबी हो, लेकिन जो टॉपिक है वो एक बार में ही हमें इसी वीडियो में पूरा करना रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक साथ समस्याएं देखेंगे या मुद्दे देखेंगे तो उसके पहल भी साथ साथ में आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट था किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी पहल की जा रही। अब इनके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट समझा देता हूँ आपको, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। किसान क्रेडिट क्या होता है, जिसे केसीसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसानों को मिलता है लोन मतलब यहाँ पर ये कि किसान को लगता है कि मुझे इस बार खेती करनी है और खेती के लिए मुझे लगभग 2 लाख रुपए चाहिए। अब अगर ऐसे 2 लाख रुपए किसी गांव में सेठ से, किसी व्यक्ति से ले तो उसका ब्याज बहुत ज़्यादा लगेगा। केसीसी में क्या होता है, अगर आपके पास जितनी ज़मीन है उस आधार पर आपका एक किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। उस किसान क्रेडिट कार्ड में आपको क्या मिलता है, लगभग स्टार्टिंग में तो 1.6 लाख का बीमा तो क्या ब्याज मिलता है, पूरा पैसा मिलता है, और 1.5 लाख रुपए का या 1.6 लाख रुपए का आपको लोन मिलता है। ये लोन मिलता है और इसमें जो पैसा भरना होता है, फिर आपके पास फसल आ जाए, बहुत कम ब्याज दर होती, उस पर कुछ ब्याज दर के साथ में आपको भरना रहता है। इसमें क्या होता है कि किसानों को जो पैसा है वह टाइम टू टाइम मिलता रहता है और इसमें वे किसी के चंगुल में भी नहीं फंसते हैं। हालांकि भारत में एक समस्या जो ऋण माफ़ी वाली चल रही है वो काफ़ी ख़राब या गलत मैं कहूँगा। इसमें क्या हो रहा है कि अक्सर अब किसान इस बात से थोड़ा सा सरोकार लगने रखे हैं कि अगर हम ऋण ले भी लेते हैं सहकारी बैंकों से या ग्रामीण बैंकों से तो हमें ऋण देना नहीं पड़ेगा, नई सरकार आएगी माफ़ कर जाएगी। लेकिन इससे क्या होता है, देश की इकोनॉमी ध्वस्त होती है, वो जो पैसा है वो डूब जाता है। इस पर किसी दिन एक सेपरेट लेक्चर पे बात करेंगे कि ऋण माफ़ी योजना है वो कितनी बेकार होती है। उसके बाद में मैं एमएसपी की बात करूं कि ये क्या होता है। देखिए इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये आपको यहाँ पर मैं ऑफिशियल बताता हूँ भारत सरकार का। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई भी फसल होती है उसका एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है। न्यूनतम मूल्य यानी कि मान लेते हम सोयाबीन है, ठीक है, तो सोयाबीन का सरकार ने कह दिया कि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हमने डिसाइड कर दिया 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये से कम की सोयाबीन कभी नहीं बिकेगी। हाँ, इससे ऊपर चाहे वो 5000 की बिक जाए, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एमएसपी डिसाइड कर दिया है उससे कभी भी नीचे की फसल नहीं बिकती है। जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल रूप में बताता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को आप आड़ा कर लें कि 2019-20 और 20-21 के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड किया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर कि इसमें हम देखते हैं कि जो गेहूँ है, इस गेहूँ के लिए 1925 रुपये सरकार ने क्या की हैं, फिक्स किए हैं एमएसपी। यानी कि यहाँ पर अब होगा क्या कि 1925 से कम में गेहूँ नहीं बिकेगा। जो बैरली होता है ये जो को बोलते हैं, ग्राम चना है ना, उसके बाद में ये जितना भी आप देख रहे सारा का सारा, इसमें क्या है कि ये सबका एमएसपी डिसाइड किया गया है कि सूर्यमुखी हो गया या सरसों हो गया, लेंटिल हो गया, इन सब का ये जितना भी प्राइस देख रहे हैं एमएसपी है, इससे कम दाम में ये चीज़ें कभी नहीं बिकती हैं। इसमें क्या होता है, एमएसपी में जो किसान होता है प्रेरित होता है। अगर किसान को लग रहा है कि चना का एमएसपी सरकार ने 45 रुपये तय किया तो उसको एक टेंशन नहीं रहेगी और चना आसानी से बोएगा कि इसके दाम 45 से तो नीचे नहीं जाएंगे और कम से कम इतने मिल जाएंगे। और जो एमएसपी होता है वह किसानों को खासकर इसलिए दिया जाता है कि वह किसी भी फसल जो है उसकी पैदावार अच्छे से कर सकें। जैसे कि भारत में एक टाइम पर जो दालें थी उनका दाम आसमान छू रहा था, लगभग 200 रुपये जो किलो था वो जा चुका था। ऐसे में सरकार ने जब इनके एमएसपी डिसाइड किए तो किसानों ने अपने यहाँ पर बहुत दालें बोई और फिर अगले साल रिकॉर्ड तोड़ दालों का उत्पादन हुआ और आज दालों की जो मूल्य है, अगर मार्केट प्राइस, वो ठीक ठाक है जिसमें सभी लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब लास्ट में भारत में जो और प्रयास किए गए उसमें हरित क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी 1966 प्रति पंचवर्षीय योजना में आई। हालांकि हरित क्रांति कोई एक वर्ष का काम नहीं था। हरित क्रांति भी जब भारत में आई थी तो इसमें खासकर 2 चीज़ें थी, एक तो उर्वरक और दूसरा था बीज। ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रही और इन्होंने ही भारत में धीरे धीरे जो खाद्यान्न समस्या है वो समाप्त कर दी थी। हालांकि एक बात याद रखना आप लोग कि जो हरित क्रांति है उसका लाभ पूरे भारत को नहीं मिला।
इसमें सबसे ज़्यादातर जो लाभ रहा वो पंजाब, हरियाणा इन जैसे राज्यों को रहा। और अगर फसलों में बात करें तो गेहूं और चावल तक सिमटी रही, सभी फसलों में इसका लाभ नहीं रहा। उसके बाद में एक और चीज़ है द्वितीय हरित क्रांति। शायद आप में से बहुत सारा नाम नहीं सुना होगा, ये बिल्कुल इसके विपरीत है। और ये लगभग 2000 के दशक की बात है, जब जो आपके पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था द्वितीय हरित क्रांति के बारे में कि भारत में अब द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है। हमने उर्वरक बहुत प्रयोग कर लिए, अब हमें वापस से जैविक कृषि की ओर जाना है। तो जो जैविक कृषि है या हमें उर्वरक का कम प्रयोग करना है, इसी को क्या कहा गया, द्वितीय हरित क्रांति कहा गया। इसके बाद में अगर हम और देखें तो भारत में एक और जो आया था वो था श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के बारे में आप जानते होंगे, जो लगभग 1964-65 में इसकी शुरुआत हुई और भारत में दूध उत्पादन से रिलेट करती है। मैंने आपको पहले भी कहा है पशुपालन भी किसके अंतर्गत आता है, आपका एग्रीकल्चर में शामिल है। और जो श्वेत क्रांति रही ये 3 चरणों में रही थी, 1971 से 75, फिर 78 से 85 और 87 से 96। और इसी की बदौलत था कि हम दुनिया में 5वें नंबर से आज पहले नंबर पर आ चुके हैं। यानी कि सर्वाधिक दूध उत्पादन में भारत का दुनिया भर में कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। ये जितने भी क्रांतियाँ हुई, इसके अलावा फाइनली कुछ क्रांतियाँ और हैं जिन्हें इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने लेवल पर अलग अलग इसके टाइम पीरियड रखे हैं और समय के साथ ही अभी भी चल रही है। जैसे कि प्रीफेक्चुअल इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेट करती है, नीली क्रांति मछली से, भूरी क्रांति कोको से, उसके बाद स्वर्ण जूट उत्पादन से, गोल्डन क्रांति समस्त बागवानी या शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी प्याज औषधि या झींगा जो मछली होती हैं उससे हैं, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, चांदी या फाइबर जिसे क्रांति कहते हैं वो कपास या अंडा उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन और सदाबहार क्रांति कृषि का समस्त विकास। तो साथियों इसी के साथ हमारा जो ये पूरा चैप्टर था कि भारत में जो कृषि है उसमें मुद्दे क्या हैं, पहल क्या हैं, इस पे हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी है। और इस लेक्चर के आप बढ़िया से नोट ज़रूर बनाइएगा। और इकोनॉमी अगर आपको लगता है 30 नंबर की है तो आप गलत सोच रहे हैं, 30 नंबर MP में और इकोनॉमी पूछी जाएगी। और जब आप इंडिया की पूरी इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लेंगे तो MP की इकोनॉमी आपके लिए हलवा साबित होगी। इसलिए कोशिश करें कि अभी जो मेरे लेक्चर जो हैं इनको सीरीज़ वाइज ज़रूर देखें आप, और उसके बाद में आप धीरे धीरे इनके नोट्स ज़रूर बनाते रहें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको नए नए जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। तो साथियों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।